हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर स्टूडेंट, आज के एपिसोड में देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड। उसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, तो इसको हम कैसे आज पढ़ेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, फिर देखेंगे हम उसके 4 पार्ट्स में पूरे अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट्स में हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ, मतलब आर्थिक जीवन कैसा था लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद देखेंगे सामाजिक जीवन, फिर राजनीतिक जीवन, और फिर जाके हम देखेंगे उनका धार्मिक विश्वास किसमें था। तो ये 4 सेक्ट में मेनली आप पढ़ेंगे पूरे इतिहास, किसके इतिहास को, उत्तर वैदिक काल के। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बात आती है, अगर हम बात करें तो वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो आपने देखा ऋग वैदिक काल, दूसरा देख रहे हैं आप उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा, वैदिक काल को क्यों 2 भागों में विभाजित किया गया? कोई तो कारण बना होगा। जनरली किसी भी पीरियड का विभाजन क्यों होता है? कुछ बड़ा डिस्कवरी हो जाए, कुछ बड़ा बदलाव हो जाए समाज में। तो कुछ ऐसा ही हुआ आपके लेटर वैदिक पीरियड में, जिसके वजह से इसको विभाजित किया गया वैदिक काल में। एक तो ऋग वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। तो क्या हुआ था? तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, आपने देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर चालकोलिथिक पीरियड आता है, फिर आपका ये आपका आया था ऋग वैदिक पीरियड। तीनों में आपने देखा कि लोहे से अभी तक समाज परिचित नहीं था, लोग परिचित नहीं थे लोहे से। ठीक है, लेकिन इस वाले काल में, मतलब लेटर वैदिक काल में, आयरन का डिस्कवर हो गया था। ठीक है, आयरन की खोज हो गई थी, और आयरन का खोज बहुत बड़ा बदलाव लाया। आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे पहले बस लकड़ियों के हथियार उपलब्ध होंगे, और फिर आपका मिल जाए अगर लोहे का हथियार, तो दोनों में अंतर कितना होगा। भाई किसी युद्ध में जाते हैं, एक लकड़ी के डंडे से 8 डंडे मारेंगे तो एक सैनिक बेहोश होगा। ठीक है, और एक आयरन का तलवार लिए रहेंगे, चाहे भाला, 110 किल। ओके, तो काफ़ी बड़ा बदलाव लाता है। तो ऐसा ही हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। आपका उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। तो जैसे कि हमने पीरियड की बात की थी कि 1500 से 1000 BC अपना चला था ऋग वैदिक काल। तो 1000 के समय में लगभग लोहे की खोज हो गई। तो 1000 से 600 BC चलेगा अपना लेटर वैदिक पीरियड। ओके, तो आयरन की खोज हुई। चलिए बात करते हैं आगे। तो आयरन की खोज हुई, तो आयरन की खोज होने की वजह से जो आर्यंस थे उनके लिए काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई। क्या सुविधाएं बढ़ गई? तो पहली तो सबसे बड़ी सुविधा ये हो गई कि वो जो डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक है, क्योंकि उस समय जंगल वंगल ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि इतना आधुनिक तो जीवन था नहीं कि पूरे जंगल साफ कर दिए। वहाँ पे जंगल बहुत थे, डेंस फॉरेस्ट बहुत थे। तो आयरन को जब लोहे के हथियार बनाने लगे, तो वो जल्दी जल्दी फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिए, जगह खाली करने लगे। पहली सुविधा तो ये पाया गया है कि 3 ऐसे जगह हैं जिसे मेंशन किया गया है, 3 ऐसे डेंस फॉरेस्ट के लिए नाम मेंशन किया गया है। एक आरण्य, ठीक है, आर्यन्य, चंपारण्य एंड शारण्य। ये 3 लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन्ड है। दोस्तों हम जितने भी आज के इतिहास पढ़ेंगे लेटर वैदिक काल में, वो सारा का सारा आपका मेंशन्ड है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। ठीक है, तो उसमें मेंशन्ड है। तो हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया 3 प्रकार के फॉरेस्ट मेंशन थे, आरण्य, चंपारण्य एंड शारण्य। ठीक है, इसके बाद बात करें हम दूसरी सुविधा क्या हुई। ठीक है, क्योंकि हथियार हो गए, युद्ध में ताकत हो गई। अब जाहिर सी बात है, ताकतवर इंसान अपनी ताकत दिखाएगा ही, क्योंकि भाई ताकतवर वही है जो अपना ताकत दिखाए। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। अब इनके पास हथियार हो गए, तो वो अब अपनी एक्सपेंशन करने लगे, अपने एरिया को एक्सपेंशन करने लगे। अब वो आगे बढ़ने लगे, देश के अदर भाग में बढ़ने लगे। ठीक है, अदर भाग में बढ़ने लगे, लोगों पे आधिपत्य कायम करने की कोशिश किया, मतलब अपना राज्य शासन जारी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेंशन्ड है, देखिए ये भी मेंशन्ड है लेटर वैदिक टेक्स्ट में
कि इन्होंने सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट में एक्सटेंशन किया, नॉर्दर्न पार्ट में बढ़े, जिसका मेंशन है आर्यवर्ता खंड, आर्यवर्ता खंड के नाम से मेंशन है। नॉर्दर्न पार्ट को इन्होंने एक्सपेंड किया। फिर वो आगे बढ़े सेंट्रल देश में, ठीक है, सेंट्रल देश में बढ़े, जिसको मेंशन किया इन्होंने मध्य देश के नाम से मेंशन है लेटर वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न पार्ट में, जिसको मेंशन किया गया है पूर्वाखंड या खंड देश के नाम से मेंशन किया गया है। ओके, तो आपने देखा कि कैसे लोहे की खोज ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया। अभी तक लोग क्या करते थे, बस जैसे कि अर्ली वैदिक में बात किया था कि लोग बस पशुपालन करते थे, समाज काफ़ी अच्छा था, लोग काफ़ी मतलब कि वुमेंस की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसमें बदलाव होना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, राज्य शासन लोग अपना बढ़ाने लगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देख लिया इंट्रोडक्शन में कि कैसे क्या लेटर वैदिक पीरियड में क्या बदलाव हुआ। अब आगे हम देखते हैं कैसे लेटर वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था और धार्मिक विशेषताएं क्या थी, तो उन पे हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम आर्थिक जीवन की, कैसा इनका आर्थिक जीवन था लेटर वैदिक काल में। अर्ली वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में तो आपने देखा था पूरी तरह से यह बंजारो टाइप का जीवन था, मतलब वो खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते थे, साथ ही साथ पशुपालन पर उनका मेन जो पशु था उनके लिए मेन वेल्थ था, सबसे जो जितना पशु होता था वो उतना अमीर होता था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोस्तों जैसे कि आपने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में पशु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए वेल्थ में। इसमें क्या हुआ, लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा, ठीक है। जिसके पास जितनी लैंड्स होंगी वो उतना रिच होगा, उतना वो प्रॉस्परस लाइफ जीता था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ क्या हो गया, लैंड हो गया। इसको मेंशन किया गया है राष्ट्र के नाम से, लेटर वैदिक टेक्स्ट में राष्ट्र के नाम से मेंशन किया गया है, ठीक है। दो प्रकार के टैक्सेस, ठीक है, जो दो प्रकार के टैक्सेस मेंशन किए गए हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट में, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में लिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में लिया जाता था, वो थे बलि और भोग, ठीक है। बलि जो था ये मतलब था अपने इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं, ये इच्छा अनुसार था, इच्छा अनुसार राजा को आप दे सकते हैं, ठीक है, वॉलंटरी था। इसके बाद भोग जो था इनवॉलंटरी था, मतलब उसको देना तो कंपलसरी था आपको, ये वाला कंपलसरी था भोग जो टैक्स था, ठीक है। मेंशन किया गया है, पाया गया है कि 1/6 से लेकर 1/8 पार्ट तक जितना प्रोड्यूस होता था उसका देना पड़ता था, ठीक है। मेंशन किया गया है कि 1/6 मतलब 1/6 जितना आप प्रोड्यूस किए उसका 1/6 पार्ट और उसका 1/8 पार्ट तक उनको राजा को देना पड़ता था, ठीक है। तो ये थे टैक्सेस जो देना था राजा को, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है भोग जो था वो कंपलसरी टैक्स था और बलि जो था वॉलंटरी था, अपनी इच्छा अनुसार था, ठीक है। ये थी इनकी आर्थिक जीवन। तो मेन आर्थिक जीवन में आपको क्या याद रखना है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ इनके लिए क्या था, लैंड्स था, ठीक है। बाकी उनको टैक्सेस मिलते थे, सरकार को टैक्स मिलती थी, जो राजा रहता था उसे टैक्स मिलती थी, जनता से बलि और भोग। आगे हम बात करें पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, इनकी राजनीतिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों इनका राजनीतिक जीवन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आप अच्छे से सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले रोल ऑफ किंग क्या था, ठीक है, रोल ऑफ किंग क्या था। तो पिछले वाले में देखा था आपने उत्तर ऋग्वैदिक पीरियड में कि राजा का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को एक्वायर करें और जो विवाद हुए लोगों में आपस में जानवरों के लिए उसको सुलझाए, ठीक है। बाकी ट्राइब जो थे उनकी प्रोटेक्टर का काम करता था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें रोल ऑफ किंग ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करें, मोर टू मोर लैंड एक्वायर, ठीक है। राजा का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस इनका बढ़ गया था इसमें लोग राजा को ज़्यादा मानने लगे थे, राजा की ज़्यादा सुनने लगे थे, एक तरह से इनका भाव बढ़ गया था, ठीक है। जैसे कि हमने अर्ली वैदिक पीरियड में बात की थी, सभा, समिति, विधाता, गणा, 4 प्रकार की असेंबलियाँ हुआ करती थी। तो इसमें पता चलता है कि जो सभा और समिति थी,
सभा एंड समिति, जो इस समय इनका इम्पोर्टेंस घट गया था, ठीक है, इम्पोर्टेंस घट गया था। और विधाता जो असेंबली हुआ करती थी, विधाता, ये पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, ठीक है, पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था विधाता, ठीक है। तो ये इनकी असेंबली जो थी, क्या हुआ, सभा और समिति के इंपॉर्टेंस घट गई, विधाता पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। आगे बात करें इनकी पॉलिटिकल डिसीजन, तो दोस्तों लेटरवैदिक टेक्स्ट में अब यहाँ से ये जो पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन जो ब्राह्मण्स के द्वारा डोमिनेट किया गया, ठीक है, जो रिच नोबल्स थे उनके द्वारा डोमिनेट किया जाने लगा था। अब यहाँ से देखिए आपकी जितनी भी धार्मिक चीज़ें आप आगे देखेंगे कि कैसे कैसे विकास होता है, बुद्धा का, महावीरा का, वो सारी चीज़ें यहीं से लिंक है। तो जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एडअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ से देखिए पॉलिटिकल जो डिसीजन था ब्राह्मण्स के द्वारा डोमिनेट किया गया, डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स के अब चलने लगी थी जो पॉलिटिकल डिसीजन थे, राजनीतिक जो निर्णय थे उसमें ब्राह्मण्स की चलने लगी थी, एंड रिच नोबल्स, जो अमीर वर्ग के लोग थे, ठीक। आगे देखिए, अब जो ब्राह्मण्स थे क्योंकि इनकी चलने लगी थी, और तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जो थे उनके बारे में राजा को समझाने की कोशिश की, लोगों में प्रचलन काफ़ी प्रचार प्रसार किया। जो काफ़ी कठिन प्रकार के जो यज्ञ हुआ करते थे, कठिन प्रकार के प्रोसीजर से जो पूजा पाठ हुआ करते थे, उनका अब यहाँ से प्रसार प्रचार करना शुरू हुआ, ठीक है, जो काफ़ी महंगे हुआ करते थे, ठीक है। तो इधर वो राजा को समझाते हैं इस पीरियड में कि देखिए, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जो हम बता रहे हैं उसे आप करते हैं तो आपकी महानता बढ़ेगी, आपकी सुप्रीमेसी बढ़ेगी, आप दुनिया में सबसे महान बनेंगे। राजा तब इनको कराते थे। तो सबसे पहला रिचुअल जो मेंशन किया गया, राजसूया। इसमें क्या होता था, राज्य अभिषेक होता था, ठीक है, राज्य अभिषेक हुआ करता था, राज्य अभिषेक। तो इसमें राजा का राज्य अभिषेक हुआ करता था, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ करता था। कौन कराते थे, ब्राह्मण। तो जो राजा था वो इनको पेड किया करते थे, जो पृष्ठ जो कराते थे राज्याभिषेक, उनको पेड किया करते थे। कैसे पेड किया करते थे, कुछ इंस्टांसेस में मेंशन किया गया है कि राजा 24,000 जो काऊ थे वो पृष्ठ को दे दिया करते थे राज्याभिषेक के टाइम में। कितने महंगे हो गए भाई, देख लो, 24,000 गाय पृष्ठ को दिया कर जाता था जो राज्याभिषेक कराते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं अश्वमेध। ये तो काफ़ी प्रचलित है, आपने कई बार देखा, सुना होगा इसके बारे में, रामायण में भी देखा होगा आपने। तो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या हुआ करता था, तो यह एक ऐसा यज्ञ था, यह एक ऐसा यज्ञ था जिसमें राजा, ठीक है, मतलब राजा, मान लीजिए किसी का शासन है, उसमें वो क्या करते थे, एक घोड़े को उसको इंजर्ड कर देते थे, मतलब उनको चोट लगा देते थे, फिर उनको छोड़ दिया जाता था, ठीक है, अपनी टेरिटरी में नहीं, दूसरे टेरिटरी में, अपने जो बाउंड्री लाइन है अपने एरिया की, उसे बाहर छोड़ दिया जाता था, ठीक है, और उसके पीछे 400 सैनिक छोड़ दिए जाते थे, ठीक है। अब ये होता था कि जो घोड़ा था वो जिस भी टेरिटरी में गया, ठीक है, मान लीजिए दूसरे टेरिटरी में गया, उस टेरिटरी में अगर राजा ने उसको रोका, उस घोड़े को रोका, तो उस राजा को जो घोड़े का मास्टर, मतलब जो घोड़े का राजा था, उससे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अगर युद्ध नहीं किया, युद्ध नहीं किया, तो जिस भी टेरिटरी में घोड़ा गया है वो टेरिटरी राजा के सुजर्निटी, मतलब उनके अंडर आ गया, ठीक है, तो वो राजा का शासन वहाँ चलने लगेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से दूसरे के एरिया को एक्वायर करने के लिए यह यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होने के बाद, ठीक है, ये जो प्रक्रिया थी ये होने के बाद एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया जाता था, यज्ञ होता था, ठीक है, यज्ञ होता था जिसमें ये तो जो घोड़ा गया था दूसरे की टेरिटरी में भेजा गया था, उसे वापस लाके एक हॉर्स को, उसके बाद एक कई जो स्टेराइल काऊ होते थे, मतलब जो बांझ काऊ होते थे, और प्लस 200 से 600 बुल को, बैल को
सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, सेक्रीफाइस कर दिया जाता था इतने को, इतने एनिमल्स सेक्रीफाइस हो जाते थे। ठीक, तो ये था अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद बात आती है वाजपेय यज्ञ। ठीक है, वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ क्या था दोस्तों? वाजपेय एक ऐसा प्रोसेस था, इसमें क्या था कि राजा जो थे चैरियट रेस ऑर्गेनाइज कराते थे। ठीक है, एक प्रकार का रेस होता था, रथों का रेस होता था, जिसमें राजा लोगों को भी इनवाइट करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, काफ़ी एंजॉय करते थे। ये मेनली इसलिए ऑर्गेनाइज कराया जाता था ताकि राजा लोगों का दिल जीत पाए। ठीक है, तो ये चैरियट रेस था इसमें। ठीक है, तो ये थी पॉलिटिकल लाइफ लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था वो बढ़ने लगा। ठीक है, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ने लगा, कॉम्प्लेक्स रिचुअल का इंट्रोडक्शन हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, जो जाके यही जो गरीब वर्ग के लोग हैं इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे प्रकार के रिचुअल्स होने लगे थे। तो जो लोअर मतलब जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं अब यहाँ से शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होने लगता है और ये बढ़ते हैं बुद्धा और महावीरा के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में एक तरह से रिचुअल्स हुआ करते थे जो काफ़ी आसान हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब यही रीजन बनता है कि बुद्धा और अनदर जो आपके देखते हैं चारवाक, अलग अलग रिलीजन का राइज होता है, धार्मिक का मतलब राइज होता है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप का राइज होता है, वो उसे आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल तो आप देखिए इसकी अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ इनका किसमें था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन कैसा था, तो कंडीशन खराब हुई थी। चलिए देखते हैं। पहली चीज वन सिस्टम, जो पहले हमने अर्ली वैदिक काल में पढ़ा था, इसको और एलिबरेट किया गया, इसके बारे में और बताया गया। इसमें यह बताया गया कि वन व्यवस्था में जो 4 भाग डिवाइड थे, अब ब्राह्मण जो हैं इनको बताया गया माउथ से ओरिजिनेट है। ठीक है, क्षत्रिय जो हैं आर्म्स, हाथों से ओरिजिनेट है, और उसके बाद वैश्य आपसे ये माउथ हो गया, आर्म्स हो गया, थाई से। ठीक है, और उसके बाद आपका जो बचते हैं शूद्रास, ये फीट शूद्रास पंजों, पैर के पंजों से ओरिजिनेट है। ठीक है, तो ये बात की जाती है। आगे वन व्यवस्था को और रिवाइड किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी डिक्रीज करते जा रही है पोजीशन। ठीक है, तो व्यवस्था अब थोड़ी ख़राब होती जा रही है। लोगों में मतलब ये प्रचलन चलने लगा कि क्षत्रिय सबसे इम्पॉर्टेंट माउथ जैसे कि होता ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स हो गए, उसके बाद ये आते हैं क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य आते हैं, फिर आते हैं शूद्रास। तो इम्पोर्टेंस जो थी कैटेगरी वाइज डिक्रीज किए जाने लगी, मतलब अब वर्ण विभाजन सामाजिक प्रभाव डालने लगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वुमेन्स की क्या हालत थी। तो जैसे कि हमने बात की थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वुमेन्स को जो थी सारी सभा समिति 4 प्रकार की असेंबली हुआ करती थी, जिसमें 2 में जाना उनके लिए अलाउड था, लेकिन इसमें पूरी तरह से आउट कर दिया गया, किसी भी सभा में अलाउड नहीं थी। ठीक है, किसी भी सभा में अलाउड नहीं थी। ठीक है, अब इनको रिलीजियस अफेयर से भी बाहर कर दिया गया। अर्ली वैदिक पीरियड में सारे प्रकार के रिलीजियस में अलाउड थी, इसमें बाहर कर दिया गया। रिलीजन मतलब जो भी रिलीजियस धार्मिक एक्टिविटी थी उनसे बाहर कर दिया गया। आगे क्या हुआ, वुमेन्स जो थी एजुकेशन अभी भी लेकिन अलाउड था। ठीक है, एजुकेशन अलाउड था। ठीक है, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में अलाउड था, तो एजुकेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एजुकेशन अलाउड रहा। और साथ ही साथ अभी भी किसी भी प्रकार का बाल विवाह मेंशन नहीं किया गया, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में भी किसी प्रकार का बाल विवाह नहीं पाया गया। ठीक है, एक उम्र पे ही विवाह हुआ करता था। ठीक है, तो ये थी नो चाइल्ड मैरिज।
तो देख रहे हैं दोस्तों, अब थोड़ी सी डिक्रीज हुई, जैसे कि पहले रिलीजियस में अलाउड थे, सभा असेंबली में अलाउड थे, अब पूरी तरह से नॉट अलाउड हो गए थे। वुमेन की रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में थी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, इंपॉर्टेंस जो थी इनकी डिक्रीज होने लगी। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट गोत्रा एक्सोगमी। जैसे कि हमने गोत्रा के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, ठीक है, गोत्रा एक्सोगमी के बारे में एक बार और बता देता हूँ। गोत्रा एक्सोगमी क्या होता है? गोत्रा एक्सोगमी इसका मतलब ये है कि सेम एंसिस्टर्स एक दूसरे से विवाह नहीं करेंगे। कहने का मतलब दो कन्या जो है और जो पुरुष है वो सेम एंसिस्टर के अगर हैं तो विवाह नहीं करेंगे, एंसिस्टर के बाहर होकर ही विवाह करेंगे। ठीक है, तो ये गोत्रा एक्सोगमी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया और इसे अच्छे से फॉलो किया गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, गोत्राज से बाहर विवाह होने लगा। गोत्राज का मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि ए कोई बंदा है, ठीक है, ए कोई बंदा है और कोई बी बंदा है। बी ये मान लीजिए मेल हो गए और ये हो गई फीमेल। ठीक है, ठीक है, ये इनके मान लीजिए इनके पापा कोई हैं, इनके पिताजी, और इनके भाई ये हुए। ठीक है, इनकी भाई की ये लड़की है और ये मतलब इनके पिताजी के भाई की ये लड़की है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं, इनके दोनों के पिताजी कौन होंगे? एक ही ना होंगे। तो ये दोनों आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम एंसिस्टर के ओरिजिन है, जो इनके सेम एंसिस्टर के ओरिजिन हो गए। ठीक है, तो ये था गोत्रा एक्सोगमी। ठीक है, तो सेम गोत्र में विवाह करना नहीं अलाउड था। तो ये होगी गोत्रा एक्सोगमी की बात। आगे पता चलता है कितने 7 प्रकार के मैरिज टाइप मेंशन किए गए हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट में। और भी एक आध हैं, लेकिन ये 7 जो हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 प्रकार के मैरिज मेंशन किए गए आपके लेटर वैदिक पीरियड में। ये क्या मैरिज कैसे टाइप थे, क्या था इनमें? तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, पहला जो मैरिज टाइप था, मैरिज विवाह, पहली प्रकार जो थी ब्रह्मा थी। ठीक है, ब्रह्मा में क्या हुआ करता था, जो कन्या और पुरुष दोनों सेम क्लास के होते थे, विवाह होता था। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता था। ठीक है, सेम क्लास के लोग होते थे, विवाह हो जाता था। ये सेम क्लास में विवाह होता था। सेम क्लास का मतलब एक ही, मतलब उनका इकोनॉमिक स्थिति भी एक ही, लगभग मिडिल क्लास के हों तो दोनों मिडिल क्लास के, कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा विवाह प्रकार था दैव। दैव में क्या हुआ करता था? तो दैव में हुआ करता था जो फादर थे वो अपनी बेटी को, मतलब अपनी कन्या को, पृष्ठ को फीस की तरह दे दिया करते थे। मतलब कोई पूजा पाठ हुआ, चाहे कोई कार्यक्रम हुआ, तो फीस के रूप में पृष्ठ को दे दिया करते थे। ठीक है, और पृष्ठ जो थे उससे विवाह कर लिया करते थे। तो ये फीस के रूप में गर्ल्स पेड एज पृष्ठ फीस। ठीक है, तो ये समझिए आपने दैव विवाह क्या प्रथा क्या थी। इसके बाद बात आती है अरसा। ठीक है, अरसा, अरसा कैसी विवाह प्रथा थी? दोस्तों, अरसा में क्या हुआ करता था, अरसा में जो अपनी बेटी को एक काऊ और एक बुल के प्राइस में दे दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब एक काऊ प्लस एक बुल फादर ले लेते थे और अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटी को दे दिया करते थे विवाह करने के लिए। अब जो इस दिया, एक गाय और एक बुल दिया, वह उनकी लड़की से विवाह करता था। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट, गर्ल इक्विवेलेंट हो गया था एक गाय और एक बुल के बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं क्या रिस्पेक्ट रह गई। आगे हुआ प्रजापत्य। प्रजापत्य एक प्रकार का थोड़ी हद तक इनसे ठीक विवाह प्रथा थी। ठीक है, प्रजापत्य में क्या था, इसमें जो विवाह हुआ करती थी, ठीक है, इसमें जो विवाह हुआ करती थी, इसमें कोई प्रकार का फीस नहीं, बिना मतलब कोई ब्राइड पेश, मतलब जो दुल्हन को जो खरीद के, इसमें आगे देखेंगे कि दुल्हन को खरीद के विवाह किया जाता था, तो ऐसा नहीं था। इसमें किसी प्रकार का नो प्राइस एंड नो डाउरी, मतलब ना तो पिता पैसा लेते थे और ना पिता पैसा देते थे। ऐसे में ये विवाह हुआ करता था प्रजापत्य। ठीक है,
तो प्रजापत्य यह विवाह था। आगे बात करें गंधर्व विवाह प्रथा, तो गंधर्व विवाह प्रथा एक प्रकार का लव मैरिज था। ठीक है, एक प्रकार का लव मैरिज था, एक प्रकार का लव मैरिज था। इसमें क्या होता था, दोनों पक्षों की मतलब सहमति से विवाह कर दिया जाता था। जनरली इस विवाह को गुप्त में किया जाता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत धमाके के साथ नहीं होता था कहने का मतलब। ठीक है, तो एक प्रकार का लव मैरिज था, मतलब दोनों पक्ष राजी हो जाते थे तो गुप्त में विवाह कर लिया जाता था। इसके बाद आता है असुरा। असुरा, ठीक है, असुरा विवाह प्रथा क्या थी, नाम से ही कितना खतरनाक लग रहा है। ठीक है, तो असुरा में क्या हुआ करता था, इसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष से, ठीक है, कन्या को खरीद के उससे विवाह करते थे। ठीक है, मैरिज बाय परचेज, ऐसा विवाह जिसमें कन्या को खरीद के किया जाता था, मैरिज बाय परचेज। तो ये थी असुरा टाइप विवाह जो मैरिज थी। ठीक है, विवाह प्रथा थी। आगे बात करें राक्षस, इसके बाद आता है पैशाच। ठीक है, राक्षस में क्या हुआ करता था, तो इसमें ये हुआ करता था किडनैप करके विवाह कर लेते थे लोग। ठीक है, कन्या को किडनैप करके विवाह हुआ करता था, ये राक्षस प्रथा था। इसके बाद आता है पैशाच प्रथा। पैशाच प्रथा को मनुस्मृति में सबसे बुरी रीति बताई गई है। इसमें क्या था, इसमें यह हुआ करता था कि कन्या जो है उसको बेहोशी हालत में, ठीक है, बेहोशी हालत में या फिर वो सोई है तो उसके साथ संबंध बना के उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। पैशाच प्रथा ये था। ठीक है, तो ये बहुत बुरी रीति थी। ठीक है, ये थी पैशाच प्रथा। तो देखा आपने, ये कुछ टाइप थे जो विवाह प्रथा के टाइप थे जो कि लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करता था। इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे समाज का डिक्लाइनमेंट शुरू हो गया था, मतलब समाज की जो नैतिक भावनाएं थी, नैतिक मूल्य थी, वो खराब होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये थी आपकी मैरिज टाइप जो कि आती है सामाजिक जीवन में। आगे हम बात करते हैं कि इनका रिलीजियस बिलीफ किस में था, तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों रिलीजियस बिलीफ की बात करें, इनके धार्मिक विश्वास के बारे में जो उत्तर वैदिक काल में था, तो सबसे पहले ये पता चलता है कि अब भी उत्तर वैदिक काल में जो यूनिवर्स का क्रिएटर था उसे प्रजापति को माना गया। ठीक है, प्रजापति को क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना गया। ठीक है, इसके बाद जो माइनर गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में, जैसे कि आपने देखा था विष्णु और रुद्र, जो माइनर गॉड थे उनकी इंपॉर्टेंस इसमें बढ़ गई। रुद्रा एंड विष्णु, जो माइनर गॉड अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब जिनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, उनका इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ गया। आइडल वर्शिप जो कि अर्ली वैदिक ऋग वैदिक टाइम में नहीं हुआ करता था, मूर्ति पूजन यहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे मूर्ति पूजन शुरू हो गया। यहाँ पे गॉड ऑफ शुद्रास, मतलब शुद्रास के जो देवता थे यहाँ पे पुषाण को माना गया है, पुषाण को। सेक्रीफाइसेस, तो अर्ली वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइसेस जो हुआ करती थी वो वेजिटेबल्स की हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की जो सेक्रीफाइसेस थी, एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस होने लगी, इनको मारा जाने लगा सेक्रीफाइसेस। ठीक है, एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस होने लगी, मतलब एनिमल को मारा जाने लगा। जैसे कि आपने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में पर्पज ऑफ वर्शिप क्या था, मतलब लोगों का पूजा करने का कारण क्या था, तो लोग बस मटेरियलिक चीज़ों के लिए पूजा किया करते थे, पशुओं के लिए पूजा किया करते थे ताकि उनको पशु मिल जाए, खेती करते थे ताकि बारिश ना आ जाए, सूखा ना हो जाए, उनके लिए ये पूजा किया करते थे, बस मटेरियलिक पर्पज ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे अब मटेरियलिक से शिफ्ट हुआ स्पिरिचुअल की तरफ, मतलब आध्यात्मिक भावनाओं के लिए भी यहाँ पे पूजा किया जाने लगा। ठीक है, तो शिफ्ट टुवर्ड स्पिरिचुअल थिंग्स, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए ये पूजा किया जाने लगा। ठीक है, तो ये रहा इनका रिलीजियस बिलीफ। ओके, तो दोस्तों आपने जैसे कि इसमें देखा कि इनमें मेन चीज़ यही आपको मतलब
ध्यान में रखना है कि जो लेटर वैदिक पीरियड में थी, जो रिचुअल्स थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे, कठिन हो गए थे, ठीक है। जिसके वजह से आप आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धा का राज कैसे हुआ, महावीरा का राज कैसे हुआ। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वैसे वैसे जो धर्म, अलग अलग धर्म जो राज होते हैं आगे, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सस्ते हुआ करते थे और सारे लोग उसमें अलाउड थे, ठीक है। तो ये रही अगले एपिसोड की बात, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे लेटर वैदिक टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। जो ये सारे सोर्सेज हमने कहाँ से लिए हैं, हमें कहाँ से पता चलता है ये सारी चीज़ें, उन सोर्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको लेटर वैदिक पीरियड अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे टॉप क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो कि वैदिक काल में आपकी चीज़ें छूट गई होंगी, ठीक है, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस 100% इफेक्टिव तरीके से आपका ख़त्म होगा, जो जिसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।